इस पिक्चर में आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिखाया गया है कि कैसे किसी देश का हम बता रहे थे कि पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एनी एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जो भी हों, चाहे मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो बड़े हो, जो भी हैं, जितने भी किसी एरिया में ह्यूमन बींग्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो है पॉपुलेशन की स्टडी हम क्यों करते हैं, तो पॉपुलेशन की स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हमें समाज में वहाँ के लोगों पर किस तरह से वहाँ के रिसोर्सेज का प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं या उनका डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है, ये सब करने के लिए एक पूरी अलग ब्रांच है ज्योग्राफी की, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, या जिसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो खैर फिलहाल हमारा लिमिटेड है इसमें स्टडी टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो मैंने बताया कि जब पॉपुलेशन, देखिए कहीं भी होता है, अगर लोग रहते हैं, people are living in any area, then we must supply them food, we must supply them clothes, we must supply them shelter, we must supply them education, we must supply them health facilities, we must supply them training, we must supply them basic amenities। बेसिक अमेनिटीज यहाँ वर्ड आता है। अमेनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। देखिए थोड़ा सा फैसिलिटी वर्ड और अमेनिटीज में फर्क होता है। फैसिलिटीज कहते हैं जो हमें मतलब एक डीलक्स सुविधाएं होती हैं, और अमेनिटीज कहते हैं जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, यानी जो जीवन के लिए ज़रूरी है। तो जैसे कि साफ पीने का पानी, ठीक है, मतलब गंदगी का निपटारा होना, ठीक है, हाइजीनिक जो है जगह साफ सुथरा होना, क्लीनलीनेस, तो क्लीन वाटर, क्लीन प्लेसेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो फिर इसमें आपका जैसे कि है ग्रीन एरियाज़। अब आजकल तो ग्रीन एरिया कहना पड़ता है क्योंकि आजकल शहरों में ग्रीन एरिया गायब हो गए हैं। पहले जब लोग गांव वगैरह में रहते थे तो अपने आप ग्रीन एरिया रहता था, ठीक है, हरे भरे पेड़ पौधे आसपास होते थे। अब इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रहा है, डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, खेत ख़त्म हो रहे हैं, शहरों में तो ग्रीन स्पेसेस देखने को नहीं मिलता है। बड़े शहरों में चले जाइए, हालांकि गवर्नमेंट्स ने इसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबली काम किया है इधर के 10-15 सालों में, और फिर से अर्बन एरियाज़ को पूरी तरह से मतलब ग्रीन उसको करने में पेड़ पौधे लगा के जहाँ भी लगा सकते हैं उसको किया है काम। लेकिन बीच में फिर भी मतलब अब जैसे कि आप मुंबई जैसा शहर देख लीजिए, इतना डेवलप्ड शहर है लेकिन वहाँ आपको पार्क नहीं मिलेगा। मुंबई में आपको पार्क नहीं मिलेगा, किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, कितना ही बड़ा एडवांस कॉलोनी हो, कितना ही महंगा पॉश कॉलोनी हो, पार्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है, और बहुत पुराना शहर है, बन चुका है जिस तरह से बन चुका है, तो भीड़ भाड़ में वहाँ बिल्डिंगें इतना बन गई है कि पार्क क्या, वहाँ ओपन स्पेसेज मुश्किल हो जाता है कि थोड़ा सा खुली जगह हो, रोड को छोड़ के, जहाँ सड़कें हैं वहाँ छोड़ के आपको ओपन स्पेसेज नहीं मिलेगा। लगातार बिल्डिंग बनी हुई, मतलब ऐसा है मेन मुंबई में कि आपको 2 बिल्डिंग के बीच में मुश्किल से चलने की जगह है, मतलब कमर्शियल जगह की मैं बात कर रहा हूँ तो बिल्डिंगों के बीच में मुश्किल से आदमी के जाने या साइकिल के जाने भर का रास्ता होता है, ये हाल है। तो पार्क तो नहीं, दिल्ली में वो हाल नहीं है। दिल्ली में तो अच्छा खासा पार्क है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पार्क है। दिल्ली में तो आप चले जाइएगा तो आपको हर कॉलोनी में पार्क मिल जाएगा, और कई ऐसे मतलब बड़े बड़े बहुत से ऐसे जगह हैं जहां एक कॉलोनी में कई पार्क मिल जाएंगे, मतलब हर सड़क पर पार्क है। दिल्ली में तो बहुत प्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है, तो ऐसा नहीं है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में तो आपको लगभग हर सोसाइटी में पार्क मिल जाएगा, हर कॉलोनी में पार्क, एक पार्क नहीं कई पार्क होते हैं वहाँ, और बल्कि आप समझिए कि हर रोड के अगल बगल
पार्क वहाँ बहुत टाइटली किया है पिछले 25-30 सालों में जो है डेवलपमेंट को। तो बहुत प्लान्ड वे में वहाँ पर है कि आपको पार्क देना ही देना है। अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग कुछ भी बना रहे हैं तो आपको पार्क के लिए स्पेस छोड़ना ही है। और वहाँ जगह भी था पहले से, इस वजह से वहाँ बना हुआ है उस तरह का। लेकिन मुंबई में जगह नहीं था, वहाँ जगह की ऐसी मारा मारी है तो उसमें पार्क वार्क नहीं। और चूंकि पहले का शहर, पुराना शहर है या ऐसे कैसे, तो कहने का मतलब है कि ग्रीन एरियाज भी जो है तो उसके लिए भी अब पता चलता है कि कुछ ही पार्क हैं, कम पार्क हैं, वहीं पर भीड़ हो। हम लोग फेस किए हुए हैं। दिल्ली हम लोग रहते थे, पढ़ते थे जब, तो पार्कों में जाते थे, सोचते थे कि थोड़ा देर बैठ लें, कहीं शांति से पढ़ लें, तो इतनी भीड़ होती थी कि हर जगह कोई ना कोई बैठा हुआ है, कहीं बेंच पर जगह नहीं है, कहीं बैठने की जहाँ भी जगह है वहाँ जगह खाली नहीं है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं। लोग सो रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, लोग ताश खेल रहे हैं। मतलब छाँव वाली आप कहीं जगह खोजिएगा, धूप है उस समय सोचिए छाँव में बैठ जाए, कहीं जगह नहीं, क्योंकि छाँव वाली सब जगह पर लोग बैठे हुए। तो कहने का मतलब है कि आपको ये भी पॉपुलेशन को देना पड़ता है पार्क से, क्योंकि हर कोई चाहता है, घर में परेशान है, गर्मी है, साफ हवा नहीं है, बंद है, घुटन है। घुटन है दिल्ली में तो आप मतलब ज़्यादातर रूमों में तो खिड़कियाँ नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको खिड़की वाला रूम मिल गया जिसमें फ्रेश एयर आता है, ऐसा रूम मिल गया तो बड़ा ही लकी हैं आप जो है। अगर दिल्ली में जो स्टूडेंट्स बैचलर्स रहते हैं या वैसे भी किराए पर लोग रहते हैं तो इसलिए लोग पार्कों में चले जाते हैं कि चलो वहाँ थोड़ा फ्रेश एयर लेंगे, सुबह शाम टहलने जाते हैं, बैठने जाते हैं। तो पार्कों में भी इतनी भीड़ रहेगी कि क्या कहा जाए। और पढ़ते थे हम लोग, तो पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ इतने लोग बैठ के गप हाँक रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, तो पढ़िएगा क्या, वहाँ पर माहौल चलता रहता था पार्क में जो है। तो कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको, लोग रहेंगे तो आपको बेसिक अमेनिटीज़ ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको टॉयलेट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जगह जगह। देखिए दिल्ली में तो उधर शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उसने काफ़ी काम किया था और हर जगह दिल्ली में टॉयलेट्स बनवा दिए थे मोदी जी से पहले। दिल्ली चूँकि राजधानी था तो वहाँ था, लेकिन बाकी शहरों में इतना नहीं था, जो बीजेपी आने के बाद बना बहुत जगह। तो दिल्ली में पहले से हर जगह टॉयलेट्स, तो वो भी आपको दे, क्योंकि जहाँ पब्लिक जमा होगी तो दे विल नीड टू यूज़ टॉयलेट। तो फिर अगर आप टॉयलेट्स नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जहाँ तहाँ करेंगे, जिससे कि शहर में गंदगी, बदबू, बीमारी ये सब फैलेगी। तो उसके लिए उन्होंने बड़े अच्छे से टॉयलेट्स उस समय बने थे पूरे दिल्ली शहर में, शीला दीक्षित जी के समय। और बाद में भाजपा की सरकार अभी जो है, जो भी आई थी, तो उसने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने। और केजरीवाल जी ने क्या किया मुझे नहीं पता, काफ़ी साल से उधर मैं फिर छोड़ दिया हूँ दिल्ली इधर। तो कहने का मतलब कि ये सारी फैसिलिटीज़, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अब जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी। आजकल देखिए हर जगह लोग कूलर, एसी, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर में टीवी है, ये सब रहता ही है। तो बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, बिजली की डिमांड बढ़ती है तो फिर क्या होता है, उतना बिजली पैदा नहीं हो रही है। जब नहीं पैदा हो रही है तो फिर लोड शेडिंग होगा, या तो पावर कट होगा, या होता है अक्सर कि इतना ज़्यादा हो जाता है कि शॉर्ट होने लगता है, ट्रांसफार्मर वगैरह जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है हाई लोड के कारण जो है। तो ये सब बेसिक फैसिलिटीज आपको स्कूल्स देना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल्स देना पड़ेगा, आपको गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज कलेक्शन का आपको सिस्टम देना पड़ेगा, कूड़ा कलेक्ट करने का, कूड़ा डिस्पोज हटाने का, ठीक है। आपको हेल्थ सेंटर्स वहाँ देना होगा ताकि लोग अपनी बीमारियों का वहाँ इलाज वगैरह करा सकें, ठीक है। आपको ये जो हो गया, क्या बोलते हैं, ग्रीन स्पेसेस, आपको पार्क्स वगैरह देने पड़ेंगे। तो हर चीज़ पर, कहने का मतलब है कि जित लोगों की संख्या पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी ज़रूरतें होंगी। जैसे अभी देखिए, आपको कल हम बता रहे थे कि वंदे भारत एक्सप्रेस में भीड़ हो गई है, एग्जीक्यूटिव क्लास में आदमी जा रहा है, सोचिए 6 घंटे के रास्ते के लिए 2200 रुपये दे रहा है। चेयर कार में जो है आपके 11-1200 रुपये है, और एग्जीक्यूटिव क्लास में 2200 रुपये उसका फेयर है 6 घंटे का जर्नी के लिए। और वो भी बैठ के जाता है आदमी, 6 घंटे के जर्नी में भी आपको 2200 रुपये दे रहे हैं, तब भी आप आराम से बैठ के नहीं जा रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा इस देश में। तो क्योंकि भीड़ इतनी है। और आज देखिए खबर आई है कि एसी ही बंद है, वंदे भारत का एसी नहीं चला, मतलब पटना आने के 2 घंटा पहले तक 4-5 घंटा ऐसे ही एसी बंद रहा किसी कोच में। और तो हर जगह लोगों की डिमांड होती है, सर्विसेज की डिमांड होती है।
तो तरह तरह की उसे ज़रूरत है। जितना आदमी है उतना ज़्यादा आपको ज़रूरत है, उतना आपको उनके बच्चों के लिए स्कूल रखना पड़ेगा। बच्चों के लिए स्कूलों में फिर आपको पानी पीने का फैसिलिटी, टॉयलेट्स, ये सब करना पड़ेगा। क्लासरूम्स होने चाहिए, बैठने सब की जगह होनी। ये तो स्कूल हो गया। फिर हॉस्पिटल्स आपको, अब देखिए हर जगह, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा इन सब पर दबाव है। स्कूलों में चले जाइए, इतनी भीड़ है, टीचर परेशान है अटेंड करते करते। हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर परेशान है अटेंड करते करते। आप विश्वास कीजिएगा, अभी हम गए कल IGIMS दांत दिखाने के लिए, वाइफ का जो है, तो ये समझिए कि वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ करना पड़ेगा RCT वगैरह, और 6 महीने बाद का टाइम दे रहे हैं। सोचिए कि एक छोटा सा चीज़ है, मतलब RCT जो है माइनर एक होता है सर्जिकल वर्क, और उसका डेट आपको 6 महीने बाद का दे रहे हैं। बताइए, दांत में अभी तकलीफ है तो 6 महीने बाद क्या करेगा आदमी? तो मतलब भीड़ इतनी है कि उसको क्या करिएगा। तो हर जगह देखिए हॉस्पिटल्स में, वैसे ही आपको कहीं चले जाइए, ग्रीन स्पेसेस, यहाँ तो लगता है हम आए तो हमको पार्क दिखना मुश्किल हो गया। एक इको पार्क है तो वो दूर हो जाता है थोड़ा, वो पटना शहर के लिए एक ही इको पार्क है। बाकी पार्क कहिए तो हाँ, अभी एक पार्क बगल में है थोड़ी दूर पर, वो ठीक ठाक उसको किया है थोड़ा, लेकिन पीछे काफ़ी समय तक कोई पार्क यहाँ नहीं था। तो जबकि दिल्ली में आपको हर जगह पार्क है, हर जगह आपको, इनफैक्ट हो सकता है घर के सामने मिल जाए, ऐसा है वहाँ। क्योंकि दोनों तरफ रोड के वहाँ पार्क होते हैं। इस तरफ एक होगा 3-4 मकान छोड़ के, दूसरी तरफ होगा, इस तरह से वहाँ। तो ग्रीन स्पेसेस और बहुत सारी चीज़ें जो है, यहाँ सोसाइटीज़ भी होता है तो उसमें पार्क्स नहीं रखते हैं, रखते भी हैं तो मेंटेन नहीं करते हैं उसको, ऐसे ही खाली ज़मीन छोड़ देंगे, बस कुछ नहीं रहेगा उसमें। तो कहने का मतलब है कि नेचुरल बात है कि भाई जितने मांगने वाले लोग, यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो उस पर दबाव तो पड़ेगा ही। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि जब हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि जितना पॉपुलेशन है उसी हिसाब से हमें रिसोर्सेज भी हैं, या अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं तो हमारा पॉपुलेशन भी कम है, तो ऐसे में हमें ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है रिसोर्सेज पर, और लोगों को आराम से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसे पॉपुलेशन को हम कहते हैं आइडियल पॉपुलेशन या फेवरेबल पॉपुलेशन, या ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी एक उसके लिए वर्ड है, ऑप्टिमम, OPTIMUM, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जबकि दूसरी तरफ हमारा ऐसा सिचुएशन है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस पे हमें क्या होता है कि रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है, रिसोर्सेज का तेज़ी से एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है, या लोग बहुत कष्ट में रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। और यही जब लेवल इसका जब बहुत बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि इंडिया, चाइना, ऐसे कुछ देशों में हालात हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज उतना नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, या तो लोगों को सर्विसेज नहीं मिल पाती है, फैसिलिटी। अब देखिए यही होता है कि भाई जाएंगे, वहाँ बहस भी हो गया, बता रहे वो जो है, हम गए हॉस्पिटल तो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद आपको होगा आपका RCT जो है। बताइए, अब तकलीफ आदमी अभी सह रहा है, 6 महीने बाद आप कहिएगा कि इलाज करेंगे। तो ये हाल है, हर जगह क्यूज, इतना आपको भीड़ है, लोग परेशान हैं, इसलिए गवर्नमेंट सिस्टम में लोग नहीं जाना चाहता है, बोलता है कि अरे जाइए, इतना प्रोसीजर है, यहाँ करिए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ऊपर से हर जगह जाइए जहाँ भीड़ है उतना। तो आखिर अब इसमें सरकार को ब्लेम करने से क्या होगा भाई, रियलिटी है, आप समझिए हमारे देश में कि भाई पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है तो आप क्या करिएगा। इफ़ यू आर बिहाइंड, अगर आप पीछे हैं तो आपको आगे वालों का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी है और सबको बराबर के अधिकार है यहाँ, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सिस्टम में आप ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ये कास्ट का है, कोई वो कास्ट का है। जो आइडियल कंडीशन है वहाँ भी स्टाफ पहुँच जाएगा कि हम स्टाफ है, वो एक अलग कास्ट हो गया है स्टाफ। हर जगह स्टाफ पहुंच जाएगा कि भाई एक दिन हम डांट भी दिए, हम क्या हॉस्पिटल जनता के लिए खुलता है कि स्टाफ के लिए खुलता है, ये बात बताइए ज़रा। सभी लोग देख रहा है, और देख रहा है कि अब स्टाफ वहाँ, यहाँ पर लोगों का डिस्पो हो नहीं रहा है काम, और स्टाफ सब लगा हुआ है लाइन से।
हम डांट दिया, हम कहे कि ये हॉस्पिटल किसके लिए बना है, ये स्टाफ के लिए बना है कि लोगों के लिए बना है? तो आप लोग जो है वीआईपी ट्रीटमेंट, और जनता क्या है यहाँ ऑर्डिनरी है, हैं? तो फिर जो है सब हटा, जो है वो लोग भी डांटे उटे, कह रहे स्टाफ अब नहीं होगा। तो लेकिन ठीक है, उनकी भी अपना एक कुछ जेन्युइन है कि भाई वो लोग भी चूँकि अटेंड करते रहते हैं, उसमें उनको भी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है, तो उनको भी थोड़ा सा फेवर करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि किसी को उंगली पकड़िए तो वो माथे पर चढ़ जाता है। आप स्टाफ को अलाउ करिएगा, पता चलेगा कि स्टाफ का ये अलग लाइन बन गया, जनता का यहाँ हो नहीं रहा है और स्टाफ ही का हो रहा है काम जो है। तो मिसयूज होने लगता है हर जगह, उसको देखना पड़ता है, और ये सब आपको एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर देखना पड़ेगा। देख रहे हैं लेडीज का काउंटर है, देखिए डेमोक्रेसी है, सबको ठीक है, हर कोई लाइन में लग के अपना काम करा रहा है, बहुत सुधार भी किया गया है, मैंने आपको बताया। देखिए ये सब आपको सारा रियल लाइफ केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो घट रहा है, जिस चीज़ को लोग फेस कर रहे हैं, जिस चीज़ को मैं भी फर्स्ट हैंड देख रहा हूँ स्वयं, आपको कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं, देखी हुई बात बता रहा हूँ। और जो आपके स्टेट की बात है, तो इन सब बातों को आप दम दिमाग में बिठा सकते हैं, आप लिख सकते हैं कहीं भी, बिल्कुल वेरीफाइड चीज़ें हैं, ऑथेंटिक चीज़ें हैं। तो जैसे कि अब ठीक है, आईजीएमएस जो हमारे यहाँ का बहुत ही प्रीमियर एक हॉस्पिटल है, बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है हमारे राज्य का, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तेजी से। जैसे एम्स से भी कुछ मामलों में बढ़िया है आईजीएमएस यहाँ के एम्स से बढ़िया है, क्योंकि पुराना है काफ़ी, मतलब वैसे कहिएगा तो एम्स का ग्रेडिंग जो है बेहतर है, लेकिन यहाँ का एम्स अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, और आईजीएमएस चूँकि यहाँ काफ़ी पूरा, पीएमसीएच से तो बहुत बढ़िया है आईजीएमएस। पीएमसीएच तो इसके सामने कुछ नहीं है। पीएम हर चीज का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, हार्ट, ब्रेन। आपको आईजीआईएमएस जो है, आप समझ लीजिए कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बिहार का टॉप हॉस्पिटल है। पीएमसीएच वगैरह कुछ नहीं, पीएमसीएच तो समझिए कि एक भीड़ भाड़ वाला हॉस्पिटल है, और जनरल के है, सबको जाने का है, जो लोग जानता है कि हाँ। आईजीआईएमएस आपको थोड़ा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, और यहाँ आपको फैसिलिटी और ये सब बहुत बेहतर है बाकी जगह से, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर वहाँ भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन है क्या कि वहाँ जो है आपको भीड़ बहुत ज़्यादा है, और उतना क्वालिटी नहीं है डिलीवरी का, या मैनेजमेंट उतना टाइट नहीं है, और वहाँ हाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, दलाली ज़्यादा है, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा है। जबकि आईजीआईएमएस में ये सब चीज़ें नहीं अलाउ किया जाता है, बहुत फेयर है अभी आपको आईजीआईएमएस में। अभी क्या मतलब, जितना साल से मैं अभी देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया सिस्टम, और इतना बढ़िया अभी मैनेजमेंट चल रहा है कि मतलब प्राइवेट, अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल को फेल कर रहा है, जितने तेज़ी से हमको तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ताकने का मन नहीं करता यहाँ का सिस्टम देख के, सिस्टमैटिक है। हाँ बस एक ही थोड़ा सा नेगेटिव है कि भाई भीड़ है, थोड़ा भीड़ है, उसमें भी अगर आप अलर्ट रहते हैं, अगर आपको जानकारी है हाँ कहाँ कहाँ क्या है, प्रोसीजर एक बार आप समझ जाते हैं कैसे कैसे है, तो हमको तो बड़ी सुविधा हो जाती है, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी दिन लक वैसा ख़राब है कि भाई डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, वो है तो अलग बात है, नहीं तो मेरा काम बड़ी तेज़ी से हो जाता है प्राइवेट की तरह, और बढ़िया से डॉक्टर देखते भी हैं सारा चीज़, और सारा चीज़ फैसिलिटी बहुत अब सिस्टमेटिक कर दिया गया है। सर मैंने आपको बताया ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, सारा चीज़ आपको मोबाइल ऐप प्रोवाइड कर दिया गया, ऐप में ही आपका सब कुछ आ जाता है, रिपोर्ट वगैरह अपने आप तुरंत अपलोड हो जाता है, सब हो जाता है। तो देखिए अब वो भी लगे हुए हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, बड़े तारीफ़ के काबिल हैं कि वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया मैनेजमेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी की बात करें, हर जगह देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह पेशेंट्स के लिए बैठने के लिए बढ़िया जगह बन गया है, जो है बिल्कुल शेड्स लगा दिए गए हैं, गर्म हवा से बचाने के लिए हर जगह कवर कर दिया गया है, मतलब बहुत बेहतरीन हो गया है। और उसके बाद आपको पेशेंट्स के लिए कैंसर का स्पेशल शुरू हो चुका है इंस्टीट्यूट वहाँ पर, इमरजेंसी, हाँ आईजीएमएस में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट वहाँ अलग से बना हुआ है उस, हाँ उसके बाद, हाँ हाँ फिर इमरजेंसी फर्स्ट क्लास हैं। एरोमा, एरोमा तो खुशबू को बोलते हैं, ट्रॉमा है कि एरोमा है, ट्रॉमा होगा, ट्रॉमा, ट्रॉमा, ट्रॉमा कहते हैं गंभीर चोट को,
गंभीर चोट या गंभीर कोई बीमारी है उसको, जो मतलब जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, इस तरह की जो अचानक से जो बड़ी ही गंभीर कोई अगर होती है दिक्कत, तो उसको ट्रॉमा कहा जाता है। तो ट्रॉमा सेंटर हर जगह अब हो गए हॉस्पिटल में, कि मतलब इमरजेंसी, जहाँ तुरंत इमरजेंसी की ज़रूरत है, तुरंत देखे जाने की ज़रूरत है। हाँ हाँ हाँ, वो भी ट्रॉमा में ही जाएंगे जो। तो इमरजेंसी का ही नया नाम समझ लीजिए, ट्रॉमा सेंटर बोलते हैं। और उसमें सुपर स्पेशलिटी, मतलब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो है हर डिपार्टमेंट में बैठ रहे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रहा है। मतलब काबिले तारीफ है बिहार सरकार में ऐसा परफॉर्मेंस करना। मतलब एक तो इसका कारण है कि अभी सरकार दो ही चीज़ों पर फोकस कर रही है, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ पर बिहार सरकार पर्सनली काफ़ी काम कर रही है, उसका और केंद्र सरकार का भी है उधर फोकस काफ़ी, तो बड़ी सुविधा हो रही है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए, मैं IGIMS आपको बता रहा हूँ, या जो भी है PMCH वगैरह, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर जगह सुधार हो रहा है, नया नया चीज़ बन रहा है, नया पार्किंग बन रहा है, तो बैठने का जगह बन रहा है। देखिए, पानी का RO का बहुत सारा प्लांट लगाया गया है जहाँ तहाँ। तो ये सब क्योंकि आप पेशेंट रहेगा या लोग आएंगे विजिट करेंगे, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनको शेड चाहिए, उनको बैठने। देखिए, जगह जगह खाली पार्क जैसा बनाया गया है, ताकि जो परिवार लोग आते हैं साथ में, उनको बैठने की ढंग से कहीं रेस्ट। बहुत लोग हैं कि वहीं कई दिन रहता है, सो जाता है, खाना बनाता है, रहता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको इतना पैसा नहीं है कि भाई खर्च करके कहीं होटल वगैरह या कहीं कमरा, जबकि वो भी बहुत चीप में अवेलेबल है, रहने वगैरह की भी सुविधा वहाँ काफ़ी, लेकिन भीड़ इतनी है, कितने लोग को देगा। तो मतलब इस तरह से बना दिया गया है कि आपको पार्क वगैरह टाइप का जगह है, कि वहाँ भी आदमी देखिए, हम देखते हैं कि लोग रह रहा है, अपना बिछा बिछा के, परिवार सो भी रहा है, वहीं खाना भी बना रहा है, रह भी रहा है, दिखा भी रहा है। तो इतना कुछ सरकार डेवलपमेंट कर रही है, किसके लिए? लोगों के लिए। और जितना ज़्यादा लोग हैं उनके लिए फिर बढ़ाना पड़ता है। देखिए, नया नया बेड, ज़्यादा से ज़्यादा बेड देना। अब पता चलता है बेड के लिए मारा मारी है, एडमिट नहीं ले पा रहे हैं डॉक्टर्स। क्यों? वो पेशेंट हल्ला कर रहे हैं परिवार की, भाई क्यों नहीं एडमिट ले, तो क्यों? बेड है ही नहीं, तो वो कहाँ से लेंगे? तो उसके कारण बेड बढ़ाए जा रहे हैं हॉस्पिटलों में ज़्यादा से ज़्यादा, हर डिपार्टमेंट में, कि भाई जितना ज़्यादा पेशेंट्स को देखा जा सके। OPD में उतनी ही भीड़ है पेशेंट्स को देखने के लिए। तो ये सब सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है लोगों के लिए। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरतें होंगी। हर जगह पंखा AC सब लगा दिया गया है, ताकि लोग आराम से, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, मतलब लगता नहीं कि आप कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। और कहीं कहीं तो लगिए कि मतलब फर्स्ट क्लास प्राइवेट की तरह, एकदम प्राइवेट से भी बढ़िया फील होता है। तो इतना अच्छा अभी हाल के 2-3 साल में बहुत डेवलप कर दिया है और ज़्यादा। तो कहने का मतलब कि सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों के लिए देना पड़ता है सरकार के द्वारा। और जितने ज़्यादा लोग होंगे, बिहार आपके देखिए पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा है, टॉप स्टेट्स में है इंडिया के। तो यहाँ उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बच्चों के लिए देखिए स्कूल प्रोवाइड करना कितना चैलेंजिंग है। उतने बच्चों के लिए आपने जैसे कहा था, एजुकेशन का बात छेड़ा था, तो उसके लिए स्कूल्स, क्योंकि कंपलसरी आपको, जो भी बच्चा आएगा उसको आपको एजुकेशन देना है। अब गरीब बच्चे जिनको देखिए, ऐसा हाल हम देखते हैं कि जिनको घर में खाने के लिए भी उसको मुश्किल पड़ रहा है गार्जियन को जुटाना, तो वो उसको भेज दे रहा है कि जाओ स्कूल में खाना तो मिल जाएगा कम से कम एक टाइम का। तो वहाँ भेज दे रहे हैं कि चलो पढ़ेगा लिखेगा जो भी है, लेकिन कम से कम एक समय का खाना तो मिलेगा, या उसे कपड़े मिल जाते हैं, ड्रेस मिल जाता है, उसे किताबें भी मिल जाती है, ठीक है, और भी कई सारा चीज़ मिल जाता है। खेलने का समय उसका कट जाता है, वहाँ पर उसका है कि उसको देखने भालने की ज़रूरत नहीं है, अपना बच्चों के साथ खेलता कूदता हुआ अपना टाइम पास उसका दिन भर कट जाता है बच्चे का। और रहता है स्कूल में तो कुछ ना कुछ सीखता ही है लोगों के साथ घुल मिल के। गार्जियन का हेडेक हट, तो वो गार्जियन अपना हेडेक स्कूल भेज देता है कि चल जाओ बच्चा लोग, तुम अपना स्कूल में समझो जो करना है। तो इतना बच्चों को आपको ये सब प्रोवाइड करना, और अब स्कूल में, तो स्कूल में आपको क्लास उसको प्रोवाइड करना है, आपको टीचर उसको प्रोवाइड करना है, आपको उसको बेंचेस वगैरह प्रॉपर बैठने के लिए आपको है, फिर उसमें पंखे वगैरह, लाइट फैसिलिटी, बोर्ड होना चाहिए ठीक ठाक, किताबें उसे देनी है उसका फिर एग्ज़ाम वगैरह सब कंडक्ट करवाना है, उसका मैनेजमेंट है, चलना है, टॉयलेट्स होना चाहिए स्कूल में, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, खेलने के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए,
ठीक है, और खेलने के लिए सारा सामान खेलने वगैरह का होना चाहिए। तो इतना सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना पड़ता है स्कूलों में। और जितने बच्चे हैं, तो आज देखिए हर गांव में इतने स्कूल हो गए हैं, वहाँ टीचर अपॉइंट किए गए हैं, उनको सैलरी, टीचर, हेडमास्टर, सफाई, खाना बनाने के लिए खाना भी देना है, फिर हाँ खाना भी बनना है, खाना भी अच्छा देना है, फल वगैरह बांटना, हर दिन का अलग अलग मेनू बना दिया गया सर। तो बहुत सारा जो है रिसोर्सेज खर्च होता है जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है। तो अब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगा, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं होंगे तो क्या होगा, लोग फिर परेशान होंगे, भूखे रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो फिर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम। तो इसके चलते मतलब या तो देखिए होता क्या है कि जब होता रिसोर्सेज कम है, भीड़ ज़्यादा, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है, ऐसे में गलत चीज़ें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, सोशल क्राइम शुरू हो जाते हैं, चोरी वगैरह का शुरू हो जाता है। अब जो किसके पास नहीं है तो चोरी करेगा, चोरी ये सब जितना बढ़ रहा है, तो इस यही कारण है, रोज़गार है नहीं, डेवलपमेंट है नहीं, और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा। उसके बाद फिर जो है क्राइम्स बढ़ते हैं, ठीक है, क्राइम्स बढ़ते हैं समाज में तनाव रहता है, आपस में लोग खुश नहीं रहते हैं। अभी देखिए जो घटना है कि बताइए, खाने के लिए थोड़ा पैसा मांगा, कितना पैसा मांगा होगा, और वो किसी अच्छे खासे काम मतलब कमाने वाले से मांगा, लेकिन उसको इतना जो पीट दिया, एक मंद बुद्धि, मतलब ये समाज की दशा दिखाता है कि समाज का क्या हालत है, कि एक मंद बुद्धि व्यक्ति है, उस पर आपको तरस नहीं आता, और वो अगर खाने के लिए आपसे पैसे मांगता है तो आप उसको इतना पीटते हो, लाठी डंडा से पीटते हो, बेल्ट से पीटते हो, उसको मिल के 8-10 लोग मिल के पीटते हैं, ये हाल है। उसके बाद उसको बाइक के उसको मुंह जला देते हो साइलेंसर से, इस तरह का घटना करता है। इस समाज में पनप रहा गुस्से को दिखाता है, समाज में चल रहे तनाव को दिखाता है कि लोग कितने तनाव में हैं। भाई जिसने भी पीटा भी होगा वो नेचुरल है कि कुछ तनाव में होगा, ऐसे कोई किसी को नहीं मारता है या अटैक नहीं करता है, वो भी किसी ना किसी तरह का एक्सट्रीम कुछ झेल रहा होगा, तनाव या जिस तरह का भी माहौल जो भी हो, अभी जब तक उसको एग्जैक्ट जाने बिना। तो ये दिखाता है कि आप अपने लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो भी हमारे ही समाज का है और वो कमज़ोर है, उसके साथ हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। फिर चोरी वगैरह के क्राइम्स जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और फिर लोग मतलब बच्चे हैं, बेसहारा हैं, और वो गरीब बच्चों के लिए शेल्टर होना चाहिए। बहुत से वृद्ध मतलब गरीब हैं, चाहे बच्चे हों बुजुर्ग, उनके लिए शेल्टर होम्स गवर्नमेंट चलाती है बेसहारा लोगों के लिए, कि वो रात में वहाँ रह सके, आराम कर सके। तो उनको खाना भी जगह जगह कई बार जो है, जैसे ठंड वगैरह में या जैसे जिस समय उनको नहीं दिक्कत होता है, कंबल वगैरह बांटा जाता है, ठंड वगैरह में कपड़े दिए जाते हैं पुराने पहनने के लिए। तो ये सब व्यवस्था कमज़ोर लोगों के लिए करनी पड़ती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर तरह की पानी की सुविधा, टॉयलेट्स की, गार्बेज कलेक्शन की सुविधा, ठीक है, साफ़ पानी आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, ठीक है, कॉलोनीज़ में आपको पार्क्स होने चाहिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। नहीं कीजिएगा तो समाज में तनाव होगा, आपस में पता चलेगा, लोग में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, चोरी क्राइम्स वगैरह बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जो कि इंडिया में फिलहाल हालत है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो आपको फोटो में देखने को मिल रहा है कि आपको भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं जाइए भीड़, हर जगह जाइए ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। मेट्रो किस लिए बनाया जा रहा है, इतना खर्च करके मेट्रो किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि सड़कों पर भीड़ को कम किया जा सके, ट्रैफिक को कम किया जा सके, और लोगों को एक कन्वीनियंट ट्रैवल का कोई तरीका दिया जा सके कि वो आराम से और टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नहीं तो आजकल इतना ट्रैफिक जाम रहता है, मतलब विश्वास नहीं कीजिएगा, हम अभी सुबह 6 बजे हम रोड पर थे, जा रहे थे छोड़ने। हाँ, नहीं अभी मतलब समझिए कि स्कूल्स भी अर्ली कर दिए गए हैं, तो 6 बजे ये हाल है कि मतलब 10-11 बजे की तरह ट्रैफिक है, मतलब लगातार लाइन गाड़ियों का लगा हुआ है, टू व्हीलर नहीं जा पा रहा है, ये हाल है।
और 6 बजे मतलब बताइए मॉर्निंग के इतना ट्रैफिक है रोड पर। हम तो मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है भाई। मतलब 6 बजे फिर भी ठीक है, ठीक ठाक अर्ली होता है, लेकिन अब चूंकि स्कूल बसें चल रही है तो वो फिर ट्रैफिक और फिर ट्रक्स वगैरह तो सब है ही, सब चीज़ जो है बताइए। तो 6 बजे से ही जाम सिचुएशन शुरू हो जाता है। तो यही मतलब है कि दिक्कत होती है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। और वहाँ देख लीजिए दूसरी तरफ हमारे ही एक रिलेटिव है, नीदरलैंड गए हैं। वो कह रहे हैं, यहाँ से गए हैं तो कह रहे हैं कि बड़ा ही अजीब लग रहा है, इतनी शांति में रहने का आदत ही नहीं है, कोई आवाज़ ही नहीं आती है, दिन दिन भर दूर दूर से भी कोई आवाज़ कोई देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि कहते हैं कि 4-5 किलो, हाँ हाँ, मतलब आदमी की संख्या इतनी कम है कि 4-5 किलोमीटर जाइएगा तो आपको 1-2 आदमी कोई मिलेगा देखने को। तो यहाँ से अभी वो गए हैं, सोच लीजिए कि बिहार से गए हैं, मेरे रिलेटिव है, वर्क करते हैं वहाँ। तो मतलब अब उनके साथ गए हैं, उनकी वाइफ वगैरह, तो कह रहे हैं कि मतलब बताइए यहाँ लोग ही नहीं देखने को मिलता है। 4-5 किलोमीटर निकल जाइए बाहर, मकान से निकल के कहीं जाइए तब कोई आदमी आपको देखने को मिलेगा दूसरा। और इतना ज़्यादा सन्नाटा, शांति। हाँ, खूबसूरत बहुत है, खूबसूरत बहुत है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। जब आदमी रहेगा तब ना आवाज़ होगा किसी भी तरह का, कोई रहेगा आसपास तो कुछ आवाज़ होगा। अब यहाँ तो देखिए कि हम गाँव में रहते होंगे। हाँ, नहीं गांव में नहीं, जो भी रेसिडेंशियल एरियाज हैं, गांव शहर का बात वहाँ नहीं है। क्योंकि जैसे कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। आप गांव कहिए, शहर कहिए, कहीं भी कहिए, तो भीड़ नहीं है। मतलब एक्सेप्ट कि जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल ये कमर्शियल एरियाज हैं तो वहाँ पर तो भीड़ रहता है। कुछ देशों में, वो भी अमेरिका वगैरह में है कहीं कहीं भीड़, या यूरोप के कुछ देशों में कहीं कहीं है, लेकिन ज़्यादातर देशों में हालात ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो जैसे आप पॉपुलेशन, अभी जैसे पॉपुलेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसी का एक हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एवरेज तौर पर कितने लोग रहते हैं। स्क्वायर कितना हो गया? एक मतलब 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, अगर इतना एक, हाँ हाँ, लंबाई भी हो उस एरिया की 1 किलोमीटर, चौड़ाई भी हो 1 किलोमीटर, तो इतने बड़े एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो बिहार का जो आप देखेंगे डेंसिटी जो है, तो मेरे ख्याल 4-5 हज़ार के आसपास है, ठीक है। दिल्ली का मेरे ख्याल 8 हज़ार के आसपास आता है, और एवरेज जो इंडिया का है वो है आपका 324 के आसपास, ठीक है। 320, 350 के आसपास है। और ये सोचिए कि बिहार का क्या है, 4-5 हज़ार के आसपास, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा, और वहाँ आपको क्या यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या रहता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, 4 से 5 रहता है, कहीं 1 रहता है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2 ही 3 लोग रहेंगे। और दिल्ली में तो कई ऐसे एरिया हैं कि उस एरिया की अगर स्पेसिफिक आप बात करेंगे तो वहाँ का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो मतलब 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में आप खोजेंगे तो बहुत लोग, क्योंकि एक बिल्डिंग में ही वहाँ पर पता चलेगा 6-7 फ्लोर है, और हर फ्लोर पर 100-100, 150-150 आदमी रहता है। तो इतना ज़्यादा वहाँ डेंसिटी है दिल्ली वगैरह में तो, या और कुछ शहर हैं ऐसे मेट्रो जो हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है डेंसिटी, तो लोग जितना रहेंगे उतना एक्टिव, और वहाँ लोग रहते क्योंकि एरिया ज़्यादा है और लोग वहाँ कम है। आखिर इंडिया से लोग इतने क्यों जा रहे हैं वहाँ, लोगों की वहाँ, क्योंकि वहाँ लोग नहीं हैं यूरोप और ऑस्ट्रेलिया या और देशों में जो है। तो वहाँ वो चाहते हैं कि लोग आए तो काम करेगा, कोई काम करने वाला ही नहीं रहता है। तो यहाँ से लोग जाते हैं, उनको काम मिल जाता है तो उनको पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो लोग वहाँ नहीं, शांति है, ठीक है। अब यहाँ से एक कोई गया डेनमार्क में घूमने, उसने वहाँ क्या किया कि कुछ ये पैक्ड फूड को, हाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं,
वहाँ उसने क्या किया, कुछ खाया और उसका रैपर ऐसे ही, इंडिया में आदत है बिस्कुट का, खाया बिस्कुट का पैकेट फेंक दिया जहाँ मन किया उसका। तो उसने ऐसे ही कुछ खाया था और उसका जो रैपर था या बचा हुआ या छिलका वगैरह जो भी था वैसे ही फेंक दिया, गिरा दिया कहीं। तो एक आदमी ने देखा, उसने टोका उसको, बोला कि ऐसा है, इसको आप प्रॉपर जगह पर रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिक्कत है। आपका जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, इंडिया और एशियन कंट्रीज जो हैं, यहाँ पर गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है बहुत जल्दी वो सड़ के डिकम्पोज हो जाती है। यानी आप अगर कहीं मिट्टी में फेंक भी दिए तो वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा जल्दी, लेकिन वहाँ ठंड इतनी है कि कुछ सड़ता ही नहीं है। वहाँ ठंड इतनी है कि वहाँ बैक्टीरिया वगैरह काम नहीं इतना करते हैं, तो उसके कारण वहाँ डिकम्पोज नहीं होता। आप अगर एक छिलका वहाँ फेंक देंगे, वो 6 महीने तक वैसे ही पड़ा रहेगा छिलका, कुछ नहीं होगा उसको। तो वहाँ पर क्लीनलीनेस का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप कुछ फेंक रहे हैं तो उसको ऐसी जगह फेंकिए जहाँ वो कलेक्ट करके वो प्रॉपरली डिस्पोज कर दिया जाए। और वहाँ इतना झाड़ू लगाने के लिए लोग नहीं हैं। यहाँ तो है कि आपने फेंक दिया, ठीक है, झाड़ू लगेगा, रोड पर से साफ हो जाएगा। यहाँ देखिए, रोड को तो लोग कूड़ा ही घर समझते हैं, चल रहे हैं गाड़ी से कुछ भी फेंक देंगे, थूक देंगे, मतलब अजीब हालात है। खैर क्या कहें, सब तरह के लोग। तो ये जो है, वहां पर क्या है कि आप, इतना आदमी नहीं है कि वहां हर जगह झाड़ू लग रहा है, तो वहां लोग खुद कॉन्शियस है कि जो भी अगर कुछ ऐसा है तो उसको डस्टबिन में ही डालें जहां भी उसका जगह बना हुआ है। हम लोग को तो बचपन में स्कूल में आदत सिखाया गया कि अगर आप कुछ टॉफी खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, उसका रैपर को आप जेब में ही रखिए, ऐसे कहीं नहीं गिरा दीजिए। और जब आपको कहीं डस्टबिन मिल रहा है वहां उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। और हम लोग करते थे, ये विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग की थी हैबिट इस तरह, कुछ भी खाते थे उसका रैपर हम लोग जेब में ही रखते थे कि जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहाँ, क्योंकि हर जगह इतना डस्टबिन नहीं होता था। और जबकि सोचिए हम लोग पहाड़ों में रहते थे, लेकिन ये हमें हैबिट कल्चर डलवाया कि जो है खाइए तो उसको फेंकिए, ऐसे नहीं। खैर, तो ये कहने का मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए उतना ही काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल अपने आप नहीं चलते हैं, स्कूल अपने आप नहीं चलते हैं। कहीं भी जो भी सिस्टम है अपने आप नहीं, हर जगह आदमी की चाहिए। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा आदमी चाहिए देख रेख करने के लिए, काम करने के लिए, उतने स्किल्ड लोग होने चाहिए, और जो है उतनी रिसोर्सेज होने चाहिए। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हम फिर वो रिसोर्सेज उतना दे नहीं पाएंगे, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो अगर देंगे भी तो वो क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। अब आज क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात हो, या कोई और गवर्नमेंट फैसिलिटी की बात है, लोग गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होता है, नहीं पढ़ाते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ढंग से देखते नहीं हैं। मतलब बताइए कि जो काम करने वाले भी मेड वगैरह लोग हैं, कहते हैं कि नहीं भैया हम लोग नहीं जाना चाहते गवर्नमेंट, बहुत टाइम लगता है, उससे अच्छा हम लोग प्राइवेट में दिखाते हैं, प्राइवेट में अपना देख लेता है, टाइम नहीं लगता है उतना, या जो भी है उतना भाग दौड़ नहीं होता है। तो कारण ये है कि गवर्नमेंट सिस्टम में जो आपका है कि भीड़ इतनी होती है, लोग भी वहाँ तंग आ जाते हैं, काम करने वाले लोग भी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा भीड़ होती है कि इसकी वजह से वो उस क्वालिटी का वो दे नहीं पाते हैं। तो जो टीचर है वो बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाता या ठीक से पढ़ा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उस पर इतना लोड हो जाता है, इतने ज़्यादा क्लासेस हैं, इतने बच्चे हैं, या इतना ज़्यादा तरह का काम उसको देखना है, हेडेक है तरह तरह का स्कूल में, कि वो पढ़ाने में अपना पूरा फोकस नहीं कर पाता है। अब तो और था, पहले बीच में तो बहुत ज़्यादा कर दिया गया था कि टीचरों को हर तरह का काम भी दिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। अभी संयोग से के पाठक जी हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, आप टीचर को कोई अन्य काम नहीं दीजिए,
इलेक्शन वाला एक अभी मजबूरी है, इलेक्शन ड्यूटी दिया जा रहा है, नहीं तो इन्होंने कहा था कि आप सब काम के लिए अलग से रखिए, टीचरों को नहीं दीजिए, क्योंकि टीचरों को उससे फिर वो अपना काम जो पढ़ाने के लिए रखे गए हैं पढ़ा ही नहीं पाते हैं, बाकी काम में व्यस्त रह जाते हैं। तो वो क्वालिटी हम नहीं दे पाते हैं। ये सब समझिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम आपको मेंस का आंसर बता रहे हैं। तो जब आपका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो आप उसको क्या है, उसको क्वालिटी आप नहीं दे पाएंगे, या तो दे ही नहीं पाएंगे, और अगर देंगे भी तो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो आप चाहे वो स्कूल की अगर बात करें, वहाँ आप जो है उतने टीचर नहीं हो पाएंगे उतने बच्चों के लिए, उतने क्लास नहीं हो पाएंगे, उतने बेंचेज नहीं हो पाएंगे, उतनी बुक्स आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। और देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको फिर वो, क्योंकि इतने ज़्यादा को देना है तो आप उतना क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, टीचर उतना ध्यान से पढ़ा नहीं पाएगा भीड़ होते हुए बच्चों को, और बहुत सारे काम होते हुए। पानी की सुविधा ठीक से नहीं अगर करेंगे तो फिर बढ़िया पानी नहीं रहेगा, क्योंकि मेंटेनेंस खोजता है, उतना खर्च कहाँ से करेगी सरकार। तो बढ़िया पानी नहीं हो पाएगा। खाना जो आप प्रोवाइड करेंगे, खाना उतना बढ़िया नहीं दे पाएंगे, उसकी क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि पैसा हर जगह खर्च होता है। टॉयलेट्स है, क्लीनिंग में आज टॉयलेट्स इशू बना हुआ है। ये लोग जाते हैं जिस स्कूल में, वहाँ टॉयलेट्स बहुत बड़ा इशू बना हुआ था काफ़ी दिन से। अब है क्या कि बच्चे हैं स्कूल के, गांव के बच्चे, ऐसे ऐसे जगह, देखिए पढ़ाना आसान काम नहीं है। तो छोटे बच्चे जो गांव के होते हैं, जो पिछड़े परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उनको कुछ नहीं पता रहता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें कभी देखी नहीं है, वो कभी उनको कोई बताया सिखाया नहीं है। कहीं भी लैट्रिन कर देंगे, लैट्रिन उन्हें नल यूज़ करना नहीं आता है। ठीक है कि हाँ कैसे पानी से धोना है, करना है, या पानी गिराना है, कहीं भी लैट्रिन कर देंगे। टॉयलेट में भी करेंगे तो कहीं भी ये नहीं, उनको पता नहीं कि सीट पर बैठ के करना है, वो कहीं भी इधर उधर बैठ के कोने में कर देगा। फ्लश है तो फ्लश उसको चलाना नहीं आता है, न किसी ने सिखाया है। यहाँ तक बता रहे हैं कि नल तोड़ देते हैं, प्लास्टिक के नल लगवाए गए सस्ते की देख के कि भाई, चूंकि उनको पूरा वॉशिंग एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है कि 8-10 नल लाइन से लगे हुए हैं, जिसको पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करना है। तो वो क्या है कि वो बच्चे ऐंठ ऐंठ के तोड़ देते हैं नल, उनको नल भी बंद करना खोलना नहीं आता है। तो हेडमास्टर की परेशानी के लीजिए सर, सारे नल खराब कर दिए, अभी लगाए थे और सारे नल खराब कर दिए, फिर से लगाना पड़ेगा नया, वो भी परेशान है। तो हमें ये कहे कि उसको आप नल भी सबको बुला के बैठा के एक बार दिखाइए कि कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है। नहीं तो उसको जिधर मन होगा उधर वो ऐंठता चला जाएगा, खराब हो जाएगा नल, नेचुरल बात है। और बढ़िया नल लगाने के लिए उतना पैसे नहीं सरकार देती है कि बढ़िया क्वालिटी के मजबूत नल आप लगा सकें सबके लिए उतना ज़्यादा। तो हर जगह देखिए सफाई के लिए, अब पता चलता है गंदा पड़ा हुआ है और कोई सफाई कर, क्योंकि सफाई करने के लिए कोई, हम देखे सामने आदमी तैयार नहीं है। बोला सर इतना कम पैसे में हम कैसे काम करेंगे, मान लीजिए गार्ड के लिए या स्कूल में कोई तरह का काम के लिए जरूरत, कोई स्टाफ ही नहीं है। और बात कर रहे हैं हेडमास्टर कि हमें रखना है, आदमी आदमी बोल रहा है कि सर इतना पैसा के लिए हम थोड़े काम करेंगे, हमको और जगह काम मिलेगा नहीं, हम कमा लेंगे, इतना कम पैसा आप दे रहे हैं। तो पैसा उसको चाहिए, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो सफाई करने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, झाड़ू दे या गार्डिंग करने के लिए हो। और उसके बाद जो है आपको फिर मतलब जो है उतने टॉयलेट्स नहीं कि भाई 3-4 टॉयलेट होता है और उतने बच्चे होते हैं स्कूल में। टीचर कम होते हैं, इतना काम मिल जा रहा है कि टीचर, मोटर खराब है, मोटर था बच्चों को मतलब मोटर और पता नहीं रहता कि भाई चलाना है बंद कर देना है कब, चला के छोड़ दिया, पानी गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, हम गए देखे मोटर चल नहीं रहा है, खराब है, हेडमास्टर को भी समझ में नहीं आता है। दिक्कत है कि पढ़े लिखे लोग उतने नहीं समझदार हैं नहीं। हम देखे, हम समझ गए कि मोटर में कुछ फॉल्ट है, हमने कहा कि मोटर चेक करवा लीजिएगा, आपको मोटर में फॉल्ट है कुछ। उस समय उनको नहीं समझ में आया, अभी वैसे चल रहा है, मोटर जल गया। अब 1 महीने से मोटर नहीं था, चल रहा था। अब पानी का कोई फैसिलिटी नहीं स्कूल में, और उसमें जो है सब परेशान, टीचर परेशान, बच्चे परेशान, लेडीज़ टीचर हर जगह हो गया वो परेशान, जेंट्स टीचर जो भी हैं कि भाई पानी कुछ है ही नहीं, न पीने के लिए, न हाथ वाथ धोने के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो इतना देखिए, समझिए कि सिस्टम कोई भी चलाने के लिए कितना एफर्ट लगता है, कितना उसमें पैसे खर्च होते हैं, हर जगह रिसोर्सेज लगते हैं, और उतना रिसोर्सेज कहाँ से पैदा करेगी सरकार। तो ये राइट टू एजुकेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज सरकार को खर्च करने पड़ रहे हैं, सबको शिक्षा देने के लिए, इतने बच्चों को। और आप मना भी नहीं कर सकते हैं, जो आएगा उसको आपको पढ़ाना है, एडमिशन लेना है, उसको देना है फैसिलिटी।
बच्चों में देखते हैं मारा मारी। हम ही बताए आपको, कुछ दिन हम भी वहाँ रहे, बच्चों को पढ़ाया वढ़ाया, जाते थे स्कूल, तो देखते हैं कोई भी मान लीजिए कोई बुक आया है पढ़ाने के लिए, तो बच्चों में मारा मारी है, सर हमें दीजिए हमें दीजिए। किताबें होती है 10 और मांगने वाले बच्चे रहते हैं 30-35। अब किसको दीजिएगा? अभी दीजिएगा तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे सब, आपस में ही मारकट कर लेंगे, उसको हमें चाहिए, वो ले लिया, हमें नहीं मिला। बच्चों को तो भाई सबको चाहिए। अब वो उसी में झगड़ा चल रहा है, पढ़ेंगे क्या? पहले आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे ही खेलने की चीज़ों को लेकर, सर वो हमें नहीं खिला रहा है, सर वो हमें नहीं दे रहा है, वो साथ में नहीं खेल रहा है। भाई सबके लिए तो बॉल अलग अलग लेना, एक ही बॉल से है तो 10-12 लोग को खेलना पड़ेगा उसमें। अब वहाँ है कि वो कोई इसको नहीं करेगा, कोई एक खेल रहा है या उतना है नहीं अवेलेबल, अब बैठे हुए हैं कह रहे हैं सर हमें खेलने के लिए नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ क्रिएट करना पड़ता है, रिसोर्सेज इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना डिमांड, उतना दबाव। तो इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसलिए पॉपुलेशन, क्यों ज़्यादा पॉपुलेशन होने पर क्या समस्याएं आती हैं, मैंने आपको खोल के बिल्कुल समझा दिया। तो हमारे देश में जो इसलिए कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो जिसको देखिए कि यहाँ हम देख सकते हैं नेक्स्ट में कि टेबल और डायग्राम, बार डायग्राम या बार ग्राफ की मदद से दिखाया जा रहा है। तो इसको देखेंगे कि the above data corroborates the fact that the population of India is growing rapidly in an uncontrolled way। दे रहा है कि ऊपर जो हमने पीछे आंकड़े देखे थे उससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से अनकंट्रोल्ड, मतलब जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इस तरह से बढ़ा है। At the time of independence, the population of the country was 33 crores। आज़ादी के समय 33 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारे देश की। But growing rapidly, it touched the figure of 102 crores in 2001, जो कि 2001 में 100 करोड़ को पार कर गया, यानी 3 गुने से भी ज़्यादा हो गया 50 सालों में। 50 साल में रफली 3 गुने से भी ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन बढ़ जाता है हमारे यहाँ। जितना ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है उतना हमारे यहाँ हर साल पैदा हो जाते हैं लोग। इन एवरी 10 ईयर सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिया। इंडिया में जो है हमारे हर 10 साल पर जनगणना की जाती है। ठीक है, सेंसस उसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जनगणना कहते हैं। तो ह्यूमन से यानी लोगों का, आप सेंसस बहुत है, जानवरों का भी सेंसस होता है तरह तरह का, हाथी का, बाघ का, तो इस तरह से उनकी भी गिनती की जाती है। लेकिन जब हम मनुष्यों के ह्यूमन सेंसस की बात कर रहे हैं तो हर 10 साल पर ये किया जाता है, काफ़ी सालों से इसे चला आ रहा है, और हर 10 साल पर जो उस साल के आंकड़े बनाए जाते हैं कि क्या रहा। मतलब जनगणना। हाँ, जनगणना, काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल, एंड उसमें और भी, मतलब खाली गिनती नहीं होता है, और भी बहुत सारा उसमें डेटा तैयार किया जाता है, लिया जाता है। तो ये कोरोबोरेटेड का मतलब? कोरोबोरेटेड का मतलब जो सपोर्टेड, जिसको साबित करना है, जो उसका सपोर्ट करता है। सर, सपोर्ट करना, साबित करना दोनों एक? मतलब जो उसको कहने का मतलब जो उसको सही साबित करता है, या जो उसको उसका सपोर्ट करता है कि हाँ ऐसा सही है। जो सपोर्ट करके सही साबित करता है। हाँ हाँ। तो ये कहा जा रहा है कि जो पिछला टेबल हमने देखा वो इस बात को सपोर्ट करता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ा है, ये वहाँ मतलब है। इन एवरी 10 ईयर्स सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिया। ध्यान रखिएगा 10 सालों पर होता है। हाँ, तो 2001 में हुआ था, उसके बाद 11 में हुआ,
हाँ 11 में हुआ था, उसके बाद 21 में होना था, लेकिन चूंकि कोरोना का समय था उस समय नहीं हो पाया था, वो डिस्टर्ब हो गया था 10 साल वाला, तो वो जाके जो है अभी हुआ है पिछले साल 23 में हुआ है, तो उसका अभी डेटा वगैरह आना बाकी है। तो कोरोना के कारण इस बार सेंसस अफेक्ट हो गया था। खैर, तो इस बार का 21 में होना था, लेकिन वो जाके 23 में अभी हुआ है और उसका अभी डेटा आना बाकी है। खैर, द ट्रेंड ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर नीचे जो टेबल दिया गया है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का, और उसके नीचे जो है आपका उसको बार डायग्राम से दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं 1901 से स्टार्ट करते हुए 2001 तक का पॉपुलेशन का डेटा दिया गया है, 100 सालों का पॉपुलेशन का डेटा दिया गया है। तो 1901 में जो था वो पॉपुलेशन था 24 करोड़, और 2001 में 100 करोड़ से पार हो गया है, 102, यानी कि वो 4 गुने से ज़्यादा हो गया है 100 सालों में। तो इसी को जो है आपके, और इसमें हर 10 ईयर्स में जो है कितना चेंज हुआ। एक साल एक था सेंसस जिसमें पॉपुलेशन घटा था 1921 के सेंसस में, वहाँ पर जो है हमारा पॉपुलेशन घटा था, तो उसको हम एक पॉपुलेशन डिवाइड का डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है, बताएंगे आपको आगे ज्योग्राफी में आएगा। तो जहाँ पर पॉपुलेशन घटती है, चेंज होता है ट्रेंड, उसको डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। तो वहाँ पर ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा था बाकी हमेशा, और सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट कब रहा है, तो वो रहा है 1971 में। जो ये डेटा है इसमें हम देख के कह रहे हैं 19 से, हाँ 71 में 24.8% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन का, लगभग 1/4 पॉपुलेशन बढ़ गया, यानी कि आपका 43 करोड़ से 54 करोड़ हो गया, तो लगभग उसका 1/4 हो गया, लगभग 11 करोड़। तो 11 करोड़ आप देख सकते हैं कि लगभग यानी 25% के आसपास का इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद 81 में भी काफ़ी हुआ है, और फिर उसके बाद हमने पॉपुलेशन का देखिए रेट फिर कम होता गया है। पहले आप देखेंगे 1901 से जब आप देखेंगे तो लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ का परसेंटेज बढ़ा है 6%। एक जो है बताया 21 में नेगेटिव हुआ था, उसके बाद 31 में 11%, फिर 14%, फिर 13%, फिर 21%, 24, 24, 25, 24, 24, 21। तो अब ये ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का ये कंट्रोल हुआ है, घटा है 2001 के बाद और घटा है, और अभी का डेटा फिर आया नहीं है कितना घटा है, घटा ही है लेकिन कितना घटा है ये नहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि 91 के बाद ये 81 नहीं बल्कि 71 ही के बाद से जो 71 तक लगभग बढ़ रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो अब कम होता जा रहा है, यानी पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन उसका बढ़ने का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। तो धीरे धीरे यानी हमारे कंट्रोल में आ रहा है पॉपुलेशन। और यही जो है नीचे आपको बार डायग्राम से भी दिखाया गया है, जो वही डेटा है ऊपर का उसको हम उतने ऊंचे ऊंचे रेक्टेंगुलर बार से दिखाया गया है, तो उससे आसानी से हम देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ोतरी हुआ है। देखने का तरीका है, दिखाने का तरीका है, चाहे वो नंबर्स में दिखाइए चाहे वो डायग्राम्स में दिखाइए। और उसके नीचे जो है हमारा एक जो है पाई चार्ट इसे कहते हैं, नीचे जो है तो इसको पाई चार्ट की तरह दिखाया गया है कि एक गोल सर्कल में कितना परसेंट किस स्टेट का पॉपुलेशन है, किस स्टेट में कितना परसेंट पॉपुलेशन हमारे देश का रहता है, इसको जो है दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा शेयर है वो है उत्तर प्रदेश का, जहाँ 16% पॉपुलेशन, ये पूछा जाता है कई बार, तो ये सब ध्यान रखना है, ये डेटा पूछा जाता है। तो 2001 का ये डेटा है, उस साल का 16.17% पॉपुलेशन अकेले यूपी में है, और उसके बाद अगला जो है वो है आपका महाराष्ट्र में है 9.42%।
और उसके बाद थर्ड जो है वो है बिहार 7.81%। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल 7.81%, फिर आंध्र प्रदेश। इस तरह से फिर सबका शेयर घटता चला जा रहा है। तो ये भी एक दिखाने का तरीका है, इसको भी आप बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसको बना के, ठीक है। तो हाँ, जितना एरिया जिसका है उस तरह से दिखाना है। तो ये आप देख के एक नज़र में कह सकते हैं हाँ यूपी का सबसे बड़ा इसमें हिस्सा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार। तो बिहार का हम देख सकते हैं कि उस साल थर्ड जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है हमारा था अपने देश में। देखिए इसको पाई डायग्राम कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है एज यू कैन सी द बिहार पॉपुलेशन इन पाई डायग्राम। नाउ अब हम लोग बिहार पर आ जाएंगे। नाउ बिहार पॉपुलेशन एंड इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब हम लोग बिहार का स्पेसिफिक होकर देखेंगे, बिहार पर फोकस करते हुए सिर्फ इसी के पॉपुलेशन पर ध्यान देंगे। तो पॉपुलेशन मैंने बताया कि जब पॉपुलेशन का हम स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ और भी कई तरह का हम डेटा बनाते हैं, उसको स्टडी करते हैं ताकि पॉपुलेशन को डिटेल में हर तरह से हम स्टडी कर सकें। और पॉपुलेशन के स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। पूछा भी गया है कई बार कि व्हाट इज डेमोग्राफी। तो हाँ, डेमोग्राफी। तो डेमो जो वर्ड है डेमोस से बनता है। डेमोस का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। डेमोस, DEMOS। डेमोस जो है ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। तो डेमोस का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। हाँ, और ग्राफी का मतलब होता है पिक्चराइजेशन, यानी दिखाना, शोइंग। तो लोगों के संख्या को दिखाना, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन शॉर्ट में, या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। हाँ, एक मिनट। खैर, तो चलिए, तो पॉपुलेशन और उससे जुड़े हुए और बातों का जो कि बिहार पर हम अब इसमें फोकस करके पढ़ेंगे, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, according to 2001 census, the population of Bihar is 8,28,78,796, यानी 8.28 करोड़, रफली 8.28 करोड़। ये 2001 का पॉपुलेशन है, इसको आप नया देख लेंगे डेटा। दैट इज 8.07% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और ये इंडिया का, देखिए ये भी पूछा जाता है, ये सब आंकड़ों को ठीक से याद रखेंगे। और जो हमारे पास लेटेस्ट यानी अभी 2011 तक का डेटा है, तो 2011 का इसमें आप देख लेंगे, सर्च कर लेंगे 2011 में कितना है। ये चूंकि पहले का इसमें नोट्स में है तो पहले का डेटा है। तो 2001 का जो था, पूछा जाता है आपसे कि अभी बिहार का जो है कितना % पॉपुलेशन है इंडिया का, ये पीटी में आता है इस तरह क्वेश्चन, या टोटल पॉपुलेशन कितना है। तो 2001 में 8.28 करोड़ था, जो कि इंडिया के पॉपुलेशन का 8.07% था। 10
आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो 2001 तक जो है बिहार पॉपुलेशन के नज़रिए से तीसरे नंबर पर था। ये भी पूछा जाता है कि हमारा स्टेट बिहार किस नंबर पर है पॉपुलेशन के नज़रिए से, तो थर्ड पर था 2001 तक। इन 1991 द पॉपुलेशन ऑफ अनडिवाइडेड बिहार was a little more than 10% of the total population of India। तो क्योंकि आपको पता है कि झारखंड जो है बट गया था हमसे 2000 में, तो इस कारण जो है हमारा काफ़ी एक बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का चला गया था झारखंड में। तो हम उससे पहले हमारा 10 करोड़ से ज़्यादा था पॉपुलेशन। तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा सबसे बड़ा राज्य था पहले पॉपुलेशन के नज़रिए से। लेकिन 2000 में जब ये हमसे झारखंड अलग राज्य बन गया तो हमारा जनसंख्या घट गया 8 करोड़, 8.25 करोड़ के आसपास, और हम तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के बाद आ गए। द पॉपुलेशन ऑफ बिहार डिक्रीज्ड आफ्टर झारखंड गॉट सेपरेटेड एज अ स्टेट। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन बिहार। अच्छा, ये सब जितना भी अभी आप पढ़ रहे हैं ये सबको लिख लेंगे, ठीक है। ये सब याद करने वाला डेटा सब इस सब में है, जो भी है पूछा जाता है तो इन सबको आप नोट कर लेंगे। ड्यूरिंग 1991 to 2001 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 28.43%। दैट इज, देखिए यही सब पीटी में पूछा जाएगा। जो अभी आपको हम ये नोट्स में है जो भी आंकड़े हैं उसका नया लेटेस्ट फिगर क्या है, यही सब आपसे पूछा जाएगा। तो पीटी में तो करंट अफेयर्स का पीटी होता है। हाँ पीटी सबसे रहता है। हाँ, जो आपका बिहार का रहेगा, बिहार का जो यहाँ रहेगा वो इन्हीं सब से रहेगा जो आप। ये इकोनॉमिक सर्वे का रहता है जो। हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे में रहता है, वो भी रहेगा इकोनॉमी से। ये पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ भी 2-3 सवाल जरूर रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है चूँकि बिहार के ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी में भी इसको पढ़ते हैं पॉपुलेशन को, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसको भी याद रखेंगे कि ये तो 2001 का दिया हुआ है, 91 से 1 में, 1 से 11 में कितना हुआ, और 11 से अब लेटेस्ट डेटा आएगा अगर आ जाता है तो, कि 11 से 21 में क्या रहा, कितना बढ़ा कितना रहा। तो ये ग्रोथ रेट उसे कहते हैं, पॉपुलेशन के बढ़ने का दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, 10 सालों में कितना परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ा। तो ड्यूरिंग 91 to 2000, और उसका ट्रेंड भी पूछा गया कई बार कि मतलब पिछले स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन आया था पीटी में कि लगातार 3 बार से सेंसस में हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ा है कि घटा है कि क्या हुआ है। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये सब डेटा को ध्यान से हमें याद करना रहता है थोड़ा इसका। During 91 to 2001, the population growth rate is 28.43%, that is more than the national growth rate। ये भी पूछा गया है कि नेशनल ग्रोथ रेट से हमारा कम रहा है कि ज़्यादा रहा है, यानी कि देश के पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट रहा है उससे हमारे राज्य के पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या वो कम रहा है, ज़्यादा रहा है। इन सब पर भी क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 91 से 2001 का जो डेकेड था, उस डेकेड में हमारा नेशनल ग्रोथ रेट से ज़्यादा था ग्रोथ रेट, यानी नेशनल उस साल था 21.34% और हमारे स्टेट का था 28.43%। In this decade 91 to 2001 the population growth rate of 22 districts of Bihar was more than the average population growth rate of state, that is 28.43। अब हम बिहार के जिलों की बात करें तो कहा जा रहा है कि 22 जिलों का जो ग्रोथ रेट था वो टोटल बिहार के ग्रोथ रेट से ज़्यादा था, यानी 28.43% से ज़्यादा था 22 जिलों का। The new district Shevhar was on the first position with 36.16% growth rate। इसमें जो नया जिला बना था शेवहर, तो शेवहर का जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट वो जो है हमारे राज्य के ग्रोथ रेट से ज़्यादा था और
फर्स्ट पोजीशन पर था, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस जिले का था? जो शिवहर नाम का नया जिला बना था, जिसका कि था 36.16%। On other hand, population growth rate of Nalanda was lowest with 18.64%। और इस 10 सालों में नालंदा जिले का सबसे कम बढ़ा था पॉपुलेशन, जो कि मात्र 18.64% ही बढ़ा था, जबकि 81 से 91 में इसका ग्रोथ रेट 21.73% था नालंदा का। तो इट इज ऑब्वियस दैट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ नालंदा हैज डेफिनेटली डिक्रीज्ड। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि नालंदा का पॉपुलेशन का बढ़ने का जो दर है, जो कि 81 से 91 में था 21.73%, 21.73, और जो 91 से 2001 में घट के आ गया 18.64%, 3% घट गया। तो इसका मतलब कि नालंदा का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो घटा है, यानी इसका पॉपुलेशन कंट्रोल में आ रहा है। बढ़ तो रहा है, लेकिन उसका बढ़ने का जो दर है वो कमा है, यानी अब उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है नालंदा का। डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये सब भी आपको आंकड़ों में देखना है कि किस जिले, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये आपको कितना दिया ही जा रहा है, 5-6 तो डेटा ही दिया जा रहा है आपको, ज़्यादा कहाँ है। तो ये आपको सब याद रखना है, मतलब जो नया डेटा है, ये तो आंकड़ा तो ये पुराना है। तो जैसे कि सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस जिले का रहा, सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट किस जिले का रहा, किस जिले का ग्रोथ रेट जो है वो कमा है। हाँ, एक मिनट से। हाँ, हाँ, तो ये हमें ये भी याद रखना है कि देखिए क्या क्या आंकड़ा यहाँ हमने देख लिया। सबसे पहले तो हमारे स्टेट का क्या पॉपुलेशन है, इंडिया का क्या पॉपुलेशन है। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या रहा, बिहार का क्या रहा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, टोटल पॉपुलेशन में बिहार का कितना परसेंटेज शेयर है, ठीक है। उसके बाद बिहार पर अच्छा, ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का कितना रहा है पिछले कुछ सेंसस में, और इंडिया बिहार का क्या रहा है। उसके बाद अब आ गए बिहार के पॉपुलेशन पर। बिहार का ग्रोथ रेट क्या रहा इस बार, उसका ट्रेंड क्या रहा, पिछले 4-5 बार में बढ़ा है, घटा है, कंट्रोल हुआ है, क्या हुआ है, ग्रोथ रेट कैसे रहा है मतलब। उसके बाद किस जिले का ग्रोथ रेट हाईएस्ट रहा है, किस जिले का ग्रोथ रेट लोएस्ट रहा है, किस जिले का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किस जिले का पॉपुलेशन सबसे कम है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले टॉप 5 कौन से ज़िले हैं, सबसे कम पॉपुलेशन वाले लोएस्ट 5 कौन से ज़िले हैं। हैं
हाँ हाँ, तो वही कह रहे हैं। उसके बाद जो है आपका जो किस जिले का ग्रोथ रेट हाईएस्ट रहा है, किस जिले का ग्रोथ रेट लोएस्ट रहा है, किस जिले का ग्रोथ रेट वो घटा है, ठीक है, पिछले सेंसस में, और ठीक है, ये हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज ओबियस दैट, हाँ यहाँ पढ़ लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ नालंदा हैज डेफिनेटली डिक्रीज्ड, यानी कि जो पॉपुलेशन के बढ़ने का दर है वो नालंदा जिले में कम हुआ है, यानी नालंदा का पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है। डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट आर शोन इन फॉलोइंग। देखिए आपको दे भी दिया गया है टेबल बना के। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किन जिलों का है और लोएस्ट पॉपुलेशन किन जिलों का है। तो ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे हाईएस्ट है तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है कि सबसे ज़्यादा किसका है, उससे कम, उससे कम, उससे कम ये किसका है। और सबसे कम में दिया गया है कि सबसे कम किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, इस तरह के। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं टेबल में कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट। इसमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना का है 47 लाख। उसके बाद है ईस्ट चंपारण 39,33,000। फिर है मुजफ्फरपुर 37 लाख, रफली 37.5 लाख। मधुबनी जिले का है 35 लाख, 35.5 लाख। और फिर गया है 34.5 लाख। ये तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले जिले हैं। अब लोएस्ट पॉपुलेशन वाले जिले देखते हैं। श्योहर है सबसे कम पॉपुलेशन के साथ 5 लाख कुछ है। उसके बाद शेखपुरा है 5.25 लाख है। फिर लखीसराय है 8 लाख, मुंगेर है 11 लाख, और खगड़िया है 13.25 लाख जो है। तो ये हो गए आपके डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन, लोएस्ट पॉपुलेशन। फिर उसके नीचे अगला हम देखेंगे टेबल, तो डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहाँ देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है शिवहर है 36.16%, फिर पूर्णिया है 35.23%। ये जितना भी टेबल दिया गया है इसको तो आपको दम याद कर लेना है। मतलब इसमें ये डेटा तो जो है सो है ही, बगल में आप 2011 का डेटा भी लिख लेंगे। आप मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हमसे कहिएगा, हम भेज देंगे डेटा। पहले खुद खोजिएगा, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 करके डेटा डालिएगा तो आ जाएगा। तो उसमें आपको ये सब कि किसका हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा तो ये याद कर लेना है। शिवहर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद पूर्णिया, नवादा, सहरसा, जमुई रहा। और डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा तो सबसे कम रहा नालंदा का, उससे ज़्यादा रहा मुंगेर, उससे ज़्यादा लखीसराय, फिर बांका, फिर भोजपुर। यहाँ जो टेबल दिए जा रहा है इस नोट्स में ये आपको एकदम रट लेना है, इसी में से पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांस है। तो ये तो यहाँ तक हो गया, हमने पॉपुलेशन की बात की, पॉपुलेशन के नंबर्स की बात की, और उसके ग्रोथ की बात की कि किसका ग्रोथ हुआ है ज़्यादा कम, ये सब, यानी नंबर्स में कितना परसेंटेज ग्रोथ वगैरह हुआ है। अब अगला जो डेटा आता है पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ, जिसकी मैं चर्चा आपसे कर भी चुका हूँ थोड़ी बहुत, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि एक गिवन एरिया में कितने लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि एक गिवन एरिया में कितने लोग रहते हैं। और ये गिवन एरिया जो है स्टैंडर्ड जो लिया जाता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज पीपल रिसाइडिंग इन एन एरिया ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग यानी लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो ये पर स्क्वायर इसलिए लिखा है कि हमें, चूंकि हम एक एक स्क्वायर किलोमीटर का नापते नहीं चलते हर जगह, बल्कि हम टोटल एरिया तो हमें पता होता है पहले से कि हाँ इस स्टेट का कितना पॉपुलेशन है या इस जिले का क्या पॉपुलेशन एरिया है,
और वहाँ का टोटल पॉपुलेशन हम काउंट कर लेते हैं सेंसस के माध्यम से कि स्टेट का पॉपुलेशन आया इतना या जिले का पॉपुलेशन आया इतना। तो पॉपुलेशन को हम टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसे कि हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। पॉपुलेशन हो गया टोटल नंबर ऑफ पीपल और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया हो गया, तो पता चल जाएगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितने लोग रह रहे हैं। इसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। कि मतलब पॉपुलेशन हिंदी में डेंसिटी, कितना डेंस है, यानी कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, हर जगह लोग दिख रहे हैं, उसे हम कहेंगे बड़ा घना पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन है। और जैसा मैंने बताया कि आप दूर दूर तक देख रहे हैं, आदमी नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे अरे बड़ा कम पॉपुलेशन है इस एरिया में, यानी कि डेंसिटी वहाँ का कम है। छोटे एरिया में या एरिया में बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं, जबकि डेंसिटी ज़्यादा होता है तो थोड़े से एरिया में ही आपको बहुत ज़्यादा लोग दिख जाएंगे चारों तरफ। तो ये हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब, उसका डेफिनेशन, उसका कैलकुलेशन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, the population density of Bihar is 880 पर स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा नहीं, सॉरी, 880 ही है, 880 है, हम 8000 बोल गए थे, 880 है पर स्क्वायर किलोमीटर। वाइल इन 1991 सेंसस इट वाज 685। 91 सेंसस में था ये 685, और इसके आपके बिहार का एक्चुअली इसमें यह है कि अर्बन एरियाज़ का काफ़ी ज़्यादा होता है। पूरे बिहार का लीजिएगा तो चूँकि एरिया काफ़ी है, इसमें जंगल पहाड़ सब चीज़ आता है, लेकिन अर्बन एरिया जो शहरों की बात होती है उसका जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो मैंने आपको कहा था कि 4000 5000 चला जाता है, शहरी एरिया का चला जाता है, जैसे पटना शहर है ये सब का। खैर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2001 में ये देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी पूछा जाता है, तो याद रखना है इसको भी। 2001 में क्या था, 91 में क्या था, 11 में क्या था, और अभी 21 में जिसके बाद जो आया है जो भी, वो क्या कितना आया है। 2001 में हमारा 880 पर स्क्वायर किलोमीटर था, 91 में था ये 685, यानी 91 से 2001 में भी जो है 200 का बढ़ोतरी हुआ है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 लोग बढ़ गए 10 सालों में। 5 districts of state with highest population density and 5 districts with lowest density are shown in। अब ये भी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी का हाईएस्ट डेंसिटी किन जिलों का रहा और लोएस्ट डेंसिटी किन डिस्ट्रिक्ट्स का रहा, ये दे दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं पटना का जो है 1471 है पूरे पटना का, दरभंगा का है 1432, उसके बाद फिर सेकेंड प्लेस पर दरभंगा है, थर्ड पर वैशाली है 1332, फोर्थ प्लेस पर सारण है 1231, और फिफ्थ प्लेस पर बेगूसराय है 1222। और लोएस्ट डेंसिटी यानी पर स्क्वायर किलोमीटर लोएस्ट नंबर पीपल जो है, तो सबसे पहले कैमूर है, क्योंकि प्लेटू एरिया है, हिली एरिया है, तो वहाँ कम ही होता है। तो वहाँ कितना है 382%, हालांकि ये भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। जमुई 451%, बांका 533, वेस्ट चंपारण 582, औरंगाबाद 607%। तो ये हो गया अगला आंकड़ा हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमने देखा। अब देखेंगे जो है लिखा हुआ है सेक्स रेशियो, एक और आंकड़ा आया सेक्स रेशियो, इसको देखेंगे। द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो और मेल फीमेल रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपैरिजन टू 1000 मेल्स। हर 1000 आदमी पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। फॉर 1000 मेल्स हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, दिस इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। इसको हम सेक्स रेशियो कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है हिंदी में, कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्या अनुपात है, मेल और फीमेल का क्या रेशियो है। तो इसमें चूंकि मेल ही ज़्यादा होते हैं तो मेल पर फीमेल का संख्या निकाला जाता है कि 1000 मेल हैं तो उस पर कितने फीमेल्स हैं।
इसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो, हिंदी में लिंग अनुपात। एज इज द केस विथ इंडिया, इन बिहार ऑल्सो दैट देयर हेयर आर द नंबर ऑफ मेल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। यहाँ हमारे यहाँ जो है कि मेल्स ज़्यादा है फीमेल्स से। According to 2001 census, the sex ratio in Bihar was 921, while in 1991 census it was 907। कि बिहार में जो है 91 में हर 1000 पुरुषों पर 907 ही महिलाएं थीं, जबकि 2001 में आके ये बढ़ के हर 1000 पुरुष पर 921 महिलाएं हो गईं। और बढ़ गया। हाँ, बढ़ गया। हाँ, 907 पहले महिलाएं थी, वो अब 921 महिलाएं हो गई 2001 में, यानी कि 14 महिलाएं बढ़ी तो 14 से क्या होगा? हैं। 10 साल में 14 से क्या होगा? नहीं, 10 साल में कुछ तो बढ़ा, कहने का मतलब ये नहीं कहे कि क्या होता है 14 से भी, लेकिन एटलीस्ट बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है ना। ये इंक्रीज बड़ा मुश्किल होता है, जनरली घटता है या बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, देखिए समाज में बहुत तरह का विचार फैला हुआ है। लोग जो है बच्चा बेटा चाहते हैं, बेटी नहीं चाहते हैं, अलग अलग कारणों से। ज़्यादातर समाजों में, आदिवासी समाजों में इसका उल्टा होता है, लोग बेटियां ही चाहते हैं पहले, या कुछ और जैसे राज्य हैं जहाँ की बेटियों का ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। ऐसे कुछ को छोड़ के बाकी ज़्यादातर राज्य हैं वहाँ बेटे चाहते हैं, इसलिए कि बेटे काम करते हैं, काम में मदद करते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को आगे चल के संभाल लेते हैं, माँ बाप की देखभाल करते हैं, समाज में आपके परिवार का मजबूती होते हैं। कितने बेटे हैं परिवार में, जितना बेटा उतना लाठी, यूपी में ये कहते हैं लोग कि जितना बेटा उतना लाठी, यानी उतना पावर है हमारे पास, लड़ सकते हैं कहीं। किसानों का ये सोच इस तरह का होता है, जो किसान परिवार लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ चलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जितने लाठी होंगे उस परिवार का उतना ही मजबूती होगा, दबदबा होगा, कोई डराएगा नहीं। जहाँ नहीं होगा उसको सब कोई धमकाएगा कि खाली लेडीज़ है। तो मतलब बहुत तरह की सोच है। ठीक है, मुस्लिम समाज में अलग तरह का सोच है, हिंदू समाज में अलग सोच है, सिखों में अलग तरह का सोच है, जैन बौद्धों में अलग सोच है। तो लेकिन ज़्यादातर जगह ऑन एवरेज जो है वो बेटों को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है बेटियों की बजाय, जबकि ये गलत सोच है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है हमारे यहाँ संख्या पुरुषों की ज़्यादा रहती है, और इस संख्या को बढ़ाना, सेक्स रेशियो को बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सीखना समझाना, गार्जियंस को, पेरेंट्स को, जवान लोगों को पढ़ाते लिखाते समय सब सिखाना पड़ता है कि भाई बेटा बेटी में ये नहीं कीजिए, या ठीक है जो भी ईश्वर की देन समझिए जो हो रही है उसको, ऐसा नहीं कि बेटी हो रही है तो उसको जो है ख़राब कर दे रहे हैं या उसको अबॉर्शन करा दे रहे हैं, या उसको पैदा भी हो जाती है तो ठीक से उसको वो नहीं करते हैं, पालते नहीं हैं, बहुत से जगह ऐसा है। या उसके लिए पहले ही से उसको दिखवा लेते हैं कि क्या होने वाला है, बेटा है कि बेटी है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो रहने देते हैं या ख़राब भी करवा लेते हैं। ये सब भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो खैर अपनी अपनी समाज में सोच है, मान्यताएं हैं, लेकिन जिस कारण से भी जनरली बॉयज आर प्रिफर्ड ओवर गर्ल्स। तो दिस इज द रीजन वाई देर आर मोर मेल्स इन इंडियन सोसाइटी देन फीमेल्स। भारत के समाज में पुरुष ज़्यादा हैं महिलाओं से, कुछ राज्यों को छोड़ के केवल। तो इसी को हम कहते हैं सेक्स रेशियो, और इसको बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जो भी बढ़ा है वो हमारे लिए अचीवमेंट है, और कोशिश किया जाता है और ज़्यादा बढ़ाने का। अभी देखिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, तो इनकी लगातार को यूपीएससी नोटिफिकेशन में देखिए नीचे लिखा रहता है कि इट इज़ द गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू मेक अ बैलेंस्ड वर्कफोर्स, और महिलाओं की जो है वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने का उनका कमिटमेंट है। यानी वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम करने का मौका मिले सरकार में, अफसर ये सब के पद पर। देखिए बीपीएससी में भी बिहार सरकार ने भी रिजर्वेशन कर दिया है महिलाओं के हर जगह। तो वो चाहती है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वो सरकार में अलग अलग पदों पर शामिल हों, काम करें।
तो उनको रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है या बेनिफिट भी रहता है, जो भी है। तो ये सब इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जाए, इम्प्रूव किया जाए, उन्हें भी हर मौका मिले। पढ़ लिख रहे हैं तो उनको भी तो नौकरी चाहिए। एनीवे हमारा जो सेक्स रेशियो है वो 907 से बढ़ के 921 हुआ 2001 में। अब यहाँ एक बात लिखी जाए, द मेल फीमेल रेशियो इन बिहार इज लोअर दैन मेल फीमेल रेशियो इन इंडिया। अब मेल फीमेल रेशियो इसको नहीं कहेंगे, सेक्स रेशियो जो स्टैंडर्ड टर्म है वही कहेंगे। तो बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो इंडिया के सेक्स रेशियो से कम है। 5 districts with highest sex ratio and 5 districts with lowest sex ratio in state are presented here। अब जो है यहाँ बिहार की बात की जाए कि बिहार के किन जिलों में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है और किन जिलों में लोएस्ट सेक्स रेशियो है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है 2001 में था सीवान जिले में 1033, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ 1033 महिलाएं थी। यानी इन जिलों में जो है पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। सीवान जिला एक है, दूसरा है गोपालगंज, यहाँ भी जो है 1000 से ज़्यादा है सेक्स रेशियो, यानी कि पुरुषों पर महिलाएं ज़्यादा है, 5 महिलाएं यहाँ ज़्यादा है पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुष पर 1005 महिलाएं। उसके बाद अब उल्टा हो गया, सारण है अगला, जहाँ की पुरुषों से कम है महिलाएं, मात्र 965 महिलाएं हैं। नवादा है जहाँ 948 महिलाएं हैं, और फिर उसके बाद मधुबनी है जहाँ 943 ही महिलाएं हैं। अब देखते हैं लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ कहाँ है। सबसे पहले है पटना, देखिए 873 है मात्र, यानी पूरे राज्य में 2001 में सबसे कम सेक्स रेशियो था वो पटना का था, मात्र 873। उसके बाद है भागलपुर 878। देखिए कहाँ एक तरफ 1000 पार और कहाँ यहाँ 800 में घूम रहे हैं सब। उसके बाद मुंगेर 878, उसके बाद खगड़िया 890, उसके बाद सीतामढ़ी 893। तो इस तरह हमने देखा बिहार के सेक्स रेशियो ऑन एवरेज, और बिहार के जिलों में हाईएस्ट कहाँ रहा, कम लोएस्ट कहाँ रहा सेक्स रेशियो, टेबल में आपने देखा। इन टेबल्स को जो है आप नोट कर लेंगे और इसको लेटेस्ट डेटा इसमें आप जहाँ से मिलेगा भर लेंगे और याद करेंगे। तो ये हो गया सेक्स रेशियो। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट, उसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद हमने देखा सेक्स रेशियो, और अब आ गया नेक्स्ट जो है लिटरेसी रेट, यानी पढ़े लिखे लोग कितने हैं। और यहाँ पढ़े लिखे का डेफिनेशन सिर्फ अपना नाम लिखना, साइन करना, यहीं तक है, पढ़ लेना लिखा हुआ थोड़ा बहुत, इसी को लिटरेसी हम कह देते हैं। पहले बहुत अलग था, पहले जो है पढ़ा लिखा माना जाता था कि जो 5वीं क्लास तक पढ़ा है उसको पढ़ा, 5th क्लास तक, और उस समय का 5th क्लास आजकल का मैट्रिक होता था, ये जान लीजिए। आज के डेट में आपको मैट्रिक या 10th क्लास में उतना नहीं पढ़ाया जाता है जितना उस समय 5th क्लास में पढ़ाया जाता था। तो केवल उन्हीं लोगों को लिटरेट और एजुकेटेड माना जाता था, इसलिए उस समय ये संख्या काफ़ी कम थी। ये बहुत मिसलीडिंग इसका डेटा होता है। लोग समझते हैं कि उस समय लोग अनपढ़ नहीं थे, आपसे ज़्यादा काबिल लोग थे, पहले ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तो लेकिन उस समय क्या था कि चूंकि उतने ही लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता था जो लोग 5th तक पढ़े रहते थे कम से कम, और अब जो है उसको ऐसा कर दिया गया कि बस जो अपना नाम पढ़ लिख ले और थोड़ा बहुत लिखा हुआ समझ ले अपनी मातृभाषा में कम से कम, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये पढ़ा लिखा हुआ है। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक ठगने के लिए हम दिखा सके सबके सामने कि भाई हमारे यहाँ लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जबकि सच्चाई है नहीं। टीचर को नहीं पढ़ा जाता है लिखा हुआ, कितनी आज से पहले ये हाल था, देखिए अक्सर आता था। अब तो
मेरिट से हुआ है, जो नए टीचरों का अपॉइंटमेंट हुआ है। नहीं तो पुराने में अक्सर आ जाता था कुछ न कुछ दिन पर ऐसा वीडियो या कोई कमेंट या पेपर में आ जाता था कि यहाँ के टीचर को कहा गया तो वो आंसर नहीं बता पाए, डीएम निरीक्षण के लिए पहुँच गए और वहाँ कुछ सवाल कर दिया तो टीचर ही नहीं बता पाए, तो बच्चे क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। या टीचर को ही कोई स्पेलिंग नहीं पता है और बच्चों को क्या स्पेलिंग सिखा रहे हैं। तो इस तरह का, क्योंकि हाईली अनक्वालिफाइड लोग को ले लिया गया था नौकरी पर। अब उसका अलग बात है कि सरकार की भी अपनी मजबूरियां थी कि भाई जो हैं उन्हीं को तो लेना है। अब पढ़े लिखे लोग उस समय थे नहीं, या उस समय गवर्नमेंट में करना नहीं चाह रहे थे, या हो नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद अब जैसा हालात हुआ है तो अब काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हुए गवर्नमेंट सर्विसेज में टीचर बनने के लिए, करने के लिए, और क्वालिफाइड लोग को लिया गया, टेस्ट उस तरह से लिया गया। पहले तो करप्शन ही इतना होता था तो कोई वो भी नहीं होता था, जेन्युइन कैंडिडेट का होता भी नहीं था। तो अब इतना फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पहली बार, मैं मतलब काबिले तारीफ कहता हूँ कि कोई एग्ज़ाम मैंने नहीं देखा इंडिया में इतना ट्रांसपेरेंट और इतना फेयर किसी भी लेवल पर, जो बिहार का टीचर का एग्ज़ाम हुआ। कि सारा पेपर, सारा ऑनलाइन, ये सारा ये होना पेपर ढंग से, सारा पर एक एक पेपर पर बार कोडिंग था, सिक्योरिटी कोड था, जिससे कि ये अगर कहीं कोई फोटो वगैरह भी होता है या कोई आता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा पेपर है, किसको मिला था, किस कैंडिडेट को मिला था। और हर कैंडिडेट का जो क्वेश्चन पेपर उसको दिया गया उसका एक अपना नंबर है, कोडिंग है। तो इस तरह से इतना, और उसके बाद प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन पेपर बनना, उसका फिर एग्जाम को कंडक्ट होना बिना कोई गड़बड़ के, और फिर उसका रिजल्ट इतना फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से जारी होना तुरंत, और उसको फिर होके अपॉइंटमेंट किया जाना काउंसलिंग करके, मतलब बहुत ही मार्वलस ये प्रक्रिया रहा। और जो भी लोग इनको, अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन थे, इधर आपके जो है शिक्षा में के पाठक जी हैं अभी, और फिर जो है बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी हैं। तो ये लोग बहुत ही तारीफ के काबिल हैं, बहुत ही अच्छे अफसर हैं, मतलब कीमती रत्न, दे आर द जेम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, और लगे हुए हैं उतनी ही ईमानदारी से सभी कामों को अच्छे से करने में। तो हमारा भी उनको एक सैल्यूट बनता है डेफिनेटली। तो चलिए अब लिटरेसी इन बिहार पर आ रहे हैं। If a person together with understanding a language knows to read and write, it is called literate। देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है, ये जो मतलब खाली टाइम को हाँ कुछ मतलब लिखा हुआ, जैसे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ ले। जैसे आप कहीं कुछ फॉर्म आपको भरना है, कोई आप जाते हैं कहीं अप्लाई करते हैं कहीं कोई, तो फॉर्म भरना होता है, तो अब फॉर्म में क्या लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए, और वहाँ आप अपना नाम या एड्रेस, पता या जो भी कुछ भरना है वो भर सके। तो इतना ही है कि लिखा हुआ पढ़ सके और अपना लिख सके, इतना जो कर लेता है उसको हम एजुकेटेड मान लेते हैं, साक्षर मान लेते हैं। तो यही डेफिनेशन, इफ अ पर्सन टुगेदर विथ अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेज नोज टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड लिटरेट। जो लिखना पढ़ना जानता है और भाषा को समझ सकता है उसे हम लिटरेट डेफिनेशन में मानते हैं। According to census 2001, the total number of literates is 3 crores 16 lakh 75,607, including 2 crores 9 lakh 78,955 males। यानी टोटल 3.16 करोड़ पीपल जो हैं वो पढ़े लिखे हुए थे 2001 में, जिसमें कि लगभग 2.1 करोड़ जो है मेल्स थे, और 1 करोड़ मान लीजिए रफली फीमेल्स थे। रफली 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा 2.1 करोड़ मेल्स थे और 1 करोड़ फीमेल्स थे। टोटल 3.1 करोड़ टोटल एजुकेटेड या लिटरेट थे। The number of literates female is 1 crore 6 lakh 96,000 दिया है। It means only one female is literate in comparison to 2 males।
तो यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ 2 करोड़ जो है पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं, वहीं 1 करोड़ महिलाएं पढ़ी लिखी हुई, यानी कि हर महिला पर 2 पुरुष पढ़े लिखे हुए, यानी कि महिलाओं की संख्या कम है पढ़ी लिखी, पुरुषों की डबल। The literacy rate in Bihar in 2001 census is 47.53%, whereas in 1991 the percentage was 37.49। देखिए ये सब जो आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, आप विश्वास कीजिए। साक्षर लिटरेसी का जो रेट है वो सभी स्टेट्स में या इंडिया के लेवल पर वो मैनेज किया गया है, वो डेफिनेशन को आसान कर दिया गया है, हल्का करते चला गया है और इस तरह से संख्या बढ़ गई है। ये बिना रिजल्ट हुए रिजल्ट दिखाने वाली बात है कि पढ़े लिखे तो नहीं लोग, लेकिन आपने क्या किया, कंडीशन को ही सरल बना दिया है। जैसे पहले मान लीजिए आप मानते थे कि जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है उसको हम लिटरेट मानेंगे, आपने कहा कि अरे साक्षरता दर तो बहुत कम आ गई, इसको बढ़ा के दिखाना है, तो आप कह दीजिए कि अच्छा 8वीं तक जो पढ़ा है उसको भी मान लिया जाएगा, तो 8वीं वाले ही मान लिए गए। फिर कहा कि नहीं ठीक है, अगर जो 5वीं 6ठी भी पढ़ लिया होगा उसको लिटरेट मान लिया जाएगा, तो और ज़्यादा बढ़ गए। तो फिर आप कहें कि नहीं नहीं, जो दूसरे तीसरे क्लास तक भी पढ़ा है उसको भी लिटरेट मान लिया जाएगा, तो अब आप उसको भी, तो नेचुरल बात है कि जैसे जैसे आप आसान करते जाइएगा शर्त को, यानी पहले 10वें तक पढ़ा लिखा है तो कम मिलता आपको, लेकिन 8वें तक पढ़ा हुआ ले लीजिए तो ज़्यादा लोग मिलेंगे, फिर उससे नीचे 5वें तक का ले लीजिएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर दूसरा तीसरा ही जो पढ़ा हो उसको ले लीजिएगा तब तो और ज़्यादा, क्योंकि सभी लोग लगभग दूसरे तीसरे में जाते हैं स्कूल। तो इस तरह से लिटरेसी का डेटा को कहीं ना कहीं मैनेज किया गया है पिछले 50 सालों में जो है। तो ये ज़रूरी नहीं है लिटरेसी रेट बढ़ने का, ये सब जो है बहुत ही ये मतलब डिपेंडेबल नहीं है रियलिटी में। हालांकि आपको पूछा जाएगा, कहेंगे आप यही, लिखेंगे आप यही, या मार्क यही करेंगे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन द रियलिटी जो मैं आपको समझा रहा हूँ आंकड़ों के पीछे की बात। तो खैर ये है द लिटरेसी रेट इन बिहार इन 2001 सेंसस इज 47.53%, whereas in 1991 the percentage was 37.49। तो 91 में जहां लिटरेसी का रेट था 37.49, 2001 में आके ये बढ़ के हो गया है 47.53, यानी कि 10% का इंक्रीज हुआ है 10 सालों में। So in this way, in the last decade, the literacy rate in Bihar has roughly increased by 10%. That still it is fairly lower than national literacy rate, that is 65.38%। ये अभी भी बढ़ के 47 जो हुआ था, और जबकि उस समय इंडिया का जो टोटल नेशनल लिटरेसी रेट था वो था 65%, तो उससे काफ़ी कम। अब यहाँ बिहार के अंदर लिटरेसी रेट का देखिए दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स विद लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो है पटना का, सबसे ज़्यादा यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं 64% रफली। फिर रोहतास है, ये सब डेटा भी याद रखना, ये सब पूछा जाएगा, जितना यहाँ टेबल आपको नोट्स में दिया जा रहा है ये सब पूछा जाएगा। सेकेंड प्लेस पर रोहतास था 2001 में 62.34 जो भी है परसेंट। मुंगेर था 60%, फिर भागलपुर 59.7%, औरंगाबाद 57.5%। लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे कम पढ़ा लिखा है किशनगंज 31%, फिर अररिया 35%, फिर कटिहार 35.3%, पूर्णिया 35.5% और मधेपुरा 36.2%। तो ये सब जो है बिहार के लोएस्ट लिटरेसी रेट वाले ज़िले हैं, और पहला जो टेबल पढ़ा था आपको वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले ज़िले थे। तो ये हो गया लिटरेसी रेट, जो कि जनसंख्या से जुड़ा हुआ एक और आंकड़ा है जिसको कि अक्सर पूछा जाता है, स्टडी किया जाता है। आज इतना ही रखते हैं अभिषेक, थक गए थोड़ा। हाँ, इसको आप ये सब टेबल को ज़रूर बना लेंगे, ठीक है, उसको याद कर, मतलब उसका पहले तो आप लेटेस्ट डेटा लिख लीजिएगा। हाँ,
हाँ, तो उसको आप जो है टेबल बना के उसको टेबल बनाइएगा तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। क्योंकि ये 5-5 का भी पूछ दिया जाता है कि ये टॉप 4 ज़िले कौन से हैं या लोएस्ट 4 ज़िले कौन से हैं, ये पूछा गया है। पीटी का सवाल देखिएगा पिछले 4-5 साल का, तो उसमें आया है ये। तो ये सब डेटा जो है सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है, ऐसे बहुत और डेटा होता है, तो वो तो आपको उतना नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है ये सब दिया गया है। तो ये टेबल्स को ज़रूर बना लेंगे, बनाइएगा, लिखिएगा, टेबल को ढंग से टाइम दे के लिखिएगा, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। और ये बैठाना होता है, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा लिटरेसी में टॉप 5 में कौन है, सेक्स रेशियो में कौन है, पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग आंकड़े सभी जिलों के जो हाईएस्ट और लोएस्ट वाले, वो जो है आपको याद रखना है टेबल बना के। तो इसको आप कर लेंगे, समय थोड़ा लगेगा, उसको आराम से बनाइएगा। टेबल को याद करने का वही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं। लिख के जितना बनाइएगा टेबल आपको बैठेगा दिमाग में। तो इन सब को आज कर लीजिएगा, बाकी जो है आपका नेक्स्ट क्लास में।